बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का पता नहीं कौन सा दिन बुरा हुआ है। मेरा सुबह से मूड पता नहीं खराब है क्या है। ये तीसरी वीडियो बना रहा हूँ और तीसरी ऑडियो में भी क्रिटिसिज्म ही आ रहा है कुछ लोगों को लेकर। पहली में भी क्रिटिसिज्म आया था पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो कि एक फेयर क्रिटिसिज्म था। दूसरे में इमरान खान के ऊपर क्रिटिसिज्म आया जो कि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था। तीसरी के अंदर भी एक क्रिटिसिज्म आ रहा है, वो भी व्लादिमीर पुतिन के ऊपर और डिक्टेटोरियल सेटअप के ऊपर। अब व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया है जिसकी वजह से आज उसको मेरा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, जो व्लादिमीर पुतिन है उसको 20 साल हो चुके हैं तकरीबन, और 20 से ऊपर साल हो चुके हैं रशिया का प्रेसिडेंट बने हुए। वो रशिया का प्रेसिडेंट बना था 2001 में। 2001 के बाद 2022 हो गया है और 22 भी खत्म होने वाला है और 2023 आने वाला है। मतलब इस बंदे को तकरीबन 20 से 21 साल मिले हैं रशिया को चलाने के लिए। लेकिन रशिया की इकोनॉमी में इन पूरे अरसे के अंदर ग्रो क्या किया है, $1 ट्रिलियन से $2 ट्रिलियन, सिर्फ डबल हुई है इकोनॉमी। इतने अरसे में चाइना की इकोनॉमी कहां पर पहुंची है, $8 ट्रिलियन से $16 ट्रिलियन के करीब पहुंची है। अब ये होती है ग्रोथ। अगर आप $8 ट्रिलियन के हिसाब से कंपेयर करें तो रशिया के मुताबिक 4 गुना रशिया से बड़ी इकोनॉमी बना दी है चाइनीज ने इसी टेन्योर के अंदर। अब रशिया ने इस टेन्योर के अंदर क्या किया, रशिया ने बहुत पैसा बनाया, सब कुछ किया, बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया, गैस बेची, पूरी दुनिया के अंदर मार्केट फैलाने की कोशिश की, हथियार भेजे, पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की, दुनिया के इन्वेस्टर्स को रशिया में बुलाने की कोशिश की, वेस्ट के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाए, सब कुछ किया। लेकिन फिर भी रशिया क्यों नहीं उठ सका? वजह यह थी कि वहां पर भी आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ये टोला मौजूद है। डिक्टेटर्स हमेशा आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ जैसे लोगों को बनाते हैं। पाकिस्तान में भी नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी डिक्टेटर्स ने ही बनाए हैं। रशिया के अंदर भी ऐसी ही ओलिगार्की मौजूद है जो सिर्फ व्लादिमीर पुतिन के दाएं बाएं घूमती रहती है और जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। वो तमाम तर पैसा वो उन्होंने बैरून ममालिक में ट्रांसफर किया, जिसकी वजह से रशियन इकोनॉमी उस तरह से ग्रो नहीं कर पाए। अब रशियन इकोनॉमी ग्रो ना करने की वजह से हुआ क्या, रशियन की जो स्टैंडिंग आर्मी थी वो धीरे धीरे सुकड़ती गई। पहले रशिया के पास 2 मिलियन के करीब फौजी थी, उसे सुकड़ते हुए 1 मिलियन के करीब आ गए, फिर उसे सुकड़ते हुए 5 लाख 0.5 मिलियन के करीब रशियन आर्मी आ गई। अब उसे और कम करके 2 लाख 3 लाख के करीब फौज बची थी, बाकी 3 लाख रिजर्व आर्मी बची थी। जब रशिया ने जंग में कूदने का फैसला कर लिया तो 5 लाख की फौज के साथ रशिया कैसे जंग लड़ सकता है इतने बड़े यूक्रेन के साथ। अब रशिया को पता चल रहा है कि 3.5 लाख के रिजर्व फौजी उसके जो थे वो तमाम तर बेकार हो चुके थे। मतलब एक्चुअली रशिया 2 लाख की फौज के साथ पूरी दुनिया के अंदर धमकियां देता फिर रहा था कि मैं एक ताकतवर मुल्क हूं। अब रशिया को अपनी सारी की सारी गलतियां दिख रही है कि मैंने कितना बड़ा ब्लंडर किया अपनी फौज या मिलिट्री स्ट्रेंथ को मेंटेन ना करते हुए। इसके बरक्स आप अमेरिका की तरफ आए। अमेरिका ने कोई मेजर जंग नहीं लड़ी। अगर मेजर जंग नहीं हुई तो उन्होंने कोई ना कोई जंग बनाकर लड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को कभी कम नहीं होने दिया। अफगानिस्तान के अंदर उनकी रेगटेग मिलिशिया के साथ जंग थी, फिर भी उन्होंने अपने बैलिस्टिक वेपन्स, अपने न्यूक्लियर वेपन्स, अपने स्पेस वेपन्स, अपनी एयरफोर्स सबको मेंटेन किया, सबको खड़ा रखा। हालांकि अमेरिकन आर्मी भी इस वक्त 5 लाख से ज्यादा की नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर उनकी जो आर्मी डिप्लॉयड है वो 5 लाख के करीब है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करते गए, नई नई टेक्नोलॉजीज लाते गए और उसके बदौलत आज उन्होंने अपनी मिलिट्री की माइट बढ़ा कर रखी है। बाय नंबर्स नहीं, बाय टेक्नोलॉजी वाइज। लेकिन रशिया ने कभी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट ही नहीं किया। ये वही पुराने वाले हार्डवेयर डिजिटाइज सिस्टम को चलाने के चक्कर में लगे पड़े थे कि वो अभी भी चलता रहेगा। और इंडियन वेपनरी टोटली डिपेंडेंट है रशियंस के ऊपर, और रशियंस के जितने भी नाकाम हथियार हैं वो सब के सब इंडियंस ने खरीदे हुए हैं। अब सवाल यह होता है कि मैं क्यों इन तमाम तर चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं और क्यों मैं व्लादिमीर पुतिन के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहा हूं, क्यों मैं वो चीजें पॉइंट आउट कर रहा हूं जो व्लादिमीर पुतिन और रशिया के अंदर की जो अंदरूनी गंध है वो सामने दुनिया के ला रहा हूं। एक्चुअली में क्या हुआ है, एक्चुअली में जो जंग छेड़ी है यूक्रेन के ऊपर व्लादिमीर पुतिन ने, उससे यह साबित हो गया कि रशिया वो एक क्रेडिबल स्ट्रेटेजिक राइवल नहीं रहा अमेरिका के सामने। हालांकि अमेरिका का 100% अटेंशन अफगानिस्तान के ऊपर था, मुसलमानों के ऊपर था, लेकिन फिर भी रशिया ने अपना डिटरेंस कायम नहीं किया। रशिया ने बिल्कुल भी अपनी मिलिट्री को अपलिफ्ट नहीं किया। इससे क्या मिला रशिया को? अब रशिया के सामने यूक्रेन जैसा मुल्क डट जाएगा तो आने वाले दिनों में तो रशिया के टुकड़े होने वाले हैं। रशिया को इतने टुकड़ों में तकसीम करेगा अमेरिका के, रशिया को भी लग पता जाएगा कि उसके कितने टुकड़े होने वाले हैं। अब आते हैं यूक्रेन वाले फ्रंट के ऊपर। खेरसोन एक इंपॉर्टेंट रीजन था। खेरसोन इस तरह से इंपॉर्टेंट रीजन था, उसको एक तरफ से क्राइमिया लगता था, क्राइमिया के साथ ब्लैक सी लगता था, ब्लैक सी के साथ बॉस्फोरस लगता था, बॉस्फोरस के थ्रू मेडिटेरियन सी में दाखिल हो सकता था। मतलब क्राइमिया के ऊपर कंट्रोल रखना रशिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। इसी से रशिया की मेडिटेरियन फ्लीट ऑपरेट करती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, रशिया ने खेरसोन का रीजन पूरा का पूरा खाली कर दिया है और रिवर के इस तरफ आ गए। अब यहाँ पर क्या साबित करना चाहता है रशिया कि रशिया बड़ा पीस लविंग है। अब ये लोग खेरसोन के अंदर घुसेंगे, खेरसोन तक नहीं रुकेंगे, फिर इस रिवर को पार करेंगे। इन्होंने पूरा का पूरा लेवरेज दे दिया है यूक्रेन वालों को। अब यहाँ से क्या साबित होगा, ये रशिया की जो मिलिट्री थिंकिंग है कि रिवर के इस तरफ से हमारी
सप्लाई रूट्स वगैरह सब कुछ स्ट्रांग होगा और हम बिल्कुल यूक्रेनियन फोर्सेस को धकेल के रख देंगे और उनको ज्यादा से ज्यादा हिट बैक करेंगे, क्योंकि हमारी सप्लाई लाइंस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। ये तमाम तर बेवकूफियां हैं रशियन आर्मी की। एक्चुअली में खेरसोन के अंदर रशियंस पैक हो चुके हैं, अब इस तरह से पैक हो चुके हैं कि रशियंस के ऊपर जिस तरह के हमले भी होंगे, अगर कोई अंधी मिसाइल भी फेंकेगा फिर भी रशियंस को ही जाकर लगेगी। सो रशियंस ने जिस तरह की स्ट्रेटेजी प्ले आउट करने की कोशिश की है वो तमाम तर नाकाम होती जा रही है इस जंग के हवाले से। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि रशियंस ने अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं किया। अब आते हैं कि कैसे रशियंस को नॉकआउट किया जा रहा है इस तमाम तर जंग के अंदर। जब रशियंस ने ऑक्यूपाई किया था यूक्रेन को और कीव से 10 किलोमीटर दूर रह गए थे, तब रशियन ने कीव ये कहकर ऑक्यूपाई नहीं किया, क्योंकि रशियन थिंकिंग ये थी कि अगर वो कीव ऑक्यूपाई करेंगे तो उन्हें सप्लाई रूट्स मेंटेन करने पड़ेंगे और यूक्रेनियन फोर्सेस उन सप्लाई रूट्स को टारगेट करेगी और जहां पर रशियंस बहुत ज्यादा कमजोर होंगे। एग्जैक्टली यूक्रेनियन फोर्सेस ने यही किया। जब रशियंस ने बहुत ज्यादा एरिया कवर किया था तो यूक्रेनियन ने उनकी सप्लाई रूट्स को टारगेट किया। जो फ्रंट पर फौजी थे उनसे कभी भी लड़ाई नहीं की, बल्कि बैक पर जो सप्लाई रूट्स थे उनके ऊपर हमले किए, गोरिल्ला वारफेयर किए, जिसकी वजह से फ्रंट के फौजी कमजोर होते गए। फिर फ्रंट के फौजियों को धकेला गया पीछे। लेकिन रशिया ने कहा कि अगर हम पीछे पीछे आते गए और एक ऐसी जगह आ जाएगी जहां पर हमारे फ्रंट को बाईपास करके हमारे पीछे वाले रेयर वाले हिस्से को, यानी जो हमारे सपोर्ट एलिमेंट्स है, उनके ऊपर स्ट्राइक नहीं होगी, उसके बाद हम जमकर लड़ सकेंगे और फिर यूक्रेनियन फोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचेंगे। ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल बेबुनियाद है, ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल बकवास है। मैं पॉइंट आउट करता हूं कैसे। जो एक्चुअल डोमिनेंसी यूक्रेनियन को है वो है इंटेलिजेंस वॉरफेयर में। यूक्रेनियन इंटेलिजेंस जो कि मोस्टली अमेरिकन समांतर यूरोपियन मुमालिक मिलकर बना रहे हैं, वो इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल बन चुकी है कि रशियन ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट मूवमेंट एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके बता रहे हैं कि ये लोग कहां पर है, कितनी तादाद में, इनका वे ऑफ ऑपरेशन क्या है। इंटेलिजेंस वॉरफेयर की वजह से इनके तमाम तर मूवमेंट्स यूक्रेन के सामने जाहिर हो चुकी हैं। अब यूक्रेन प्रिसाइजली उसी जगह के ऊपर हमला करता है जहां पर रशिया बहुत ज्यादा कमजोर होता है, जिसकी वजह से रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अब ये पूरी प्लानिंग के साथ उसी जगह को टारगेट करेंगे। अब जो रशिया ने न्यू स्ट्रेटेजी अपनाई है कि खेरसोन के पीछे आकर हमारे यहाँ पर डिफेंस लाइन बढ़कर मजबूत हो जाएगी, हमारी सप्लाई लाइन भी मजबूत हो जाएगी, बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग है रशियन कमांडर्स की, क्योंकि इन्होंने इंटेलिजेंस वॉरफेयर में अपर हैंड दिखाना था। ये लोग इंटेलिजेंस वॉरफेयर में रशियंस बुरी तरह से नाकाम हो गए। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जितना भी पीछे आएंगे, पीछे इनके यहाँ पर जितनी भी वनरेबिलिटीज होंगी वो दोबारा रीअसेस करेंगे। 1-2 महीने तरसने के बाद फिर से उन वीकनेसेस के ऊपर हमला करेंगे, फिर रशिया को टेरिटरी लूज करनी पड़ेगी। सो इसी तरह से ये रशिया को मार मार कर बहुत पीछे ले जाएंगे। अगर रशिया ये जंग जीतना चाहता है तो रशिया चाहता है कि मैं न्यूक्लियर वेपन से जीतूं, वो भी बड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि अमेरिकन भी बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स इस वॉर थिएटर में ले आए। सो अगर रशिया ये जंग जीतना चाहता है तो रशिया को अपनी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी। रशिया के पास हार्डली 6 महीने हैं। अगर इन नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर रशिया ने अपनी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज ना बढ़ाई तो रशिया के साथ बहुत बुरा होने वाला है यूक्रेन के अंदर। उसके बाद ये बात यूक्रेन तक नहीं रहेगी, फिर ये बात दाखिल होगी रशिया के अंदर। रशिया के अंदर इतना बड़ा पॉलिटिकल अपील होगा जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन हट जाएगा, और डिक्टेटर जब भी हटता है तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल वैक्यूम पीछे रहता है। फिर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियंस आते हैं, जो कोई वेस्ट के साथ हाथ मिलाएगा, कोई ईस्ट के साथ हाथ मिलाएगा। फिर रशिया के अंदर एक पॉलिटिकल टर्मोइल होगा, पॉलिटिकल केओस होगा, जिसकी वजह से रशिया टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। रशिया को अगर ये जंग लड़नी है तो अपनी सर्वाइवल की जंग बनाकर लड़नी पड़ेगी, और रशिया को इंटेलिजेंस वॉरफेयर बहुत ज्यादा तेज करनी पड़ेगी अगर रशिया ये जंग जीतना चाहता है। बाकी जो ये रशियन कमांडर सोच रहे हैं कि हम डिफेंसिव लाइन इतनी स्ट्रांग बना देंगे, हम उस तरह से करेंगे, उस तरह से करेंगे, ये तमाम तर चीजें बकवास है। रशिया को अगर ये जंग जीतनी है तो इंटेलिजेंस वॉरफेयर तेज करनी पड़ेगी। यूक्रेनियन फ्रंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा कमजोरियां हैं जो कि रशिया पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा, जहां पर रशिया एग्जैक्टली हमला नहीं कर पा रहा। अगर रशिया ने यूक्रेनियन वीकनेसेस को मार करके उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया तो यूक्रेनियन खुद ब खुद डिफेंसिव हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो दिख रहा है कि रशियन मुकम्मल तौर पर डिफेंसिव में चले गए और यूक्रेनियन ऑफेंसिव पर आ गए, जो कि बहुत बुरी बात है रशिया के लिए। थैंक यू वेरी मच।